नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हर मोर्चे पर अच्छी खबरें आने का सिलसिला लगातार जारी है। जीडीपी की वृद्धि की बात हो या उभरते बाजार के रूप में भारत की हैसियत हो, शेयर बाजार की बुलंदी हो या फिर रोजगार की अच्छी संभावना, हर तरफ से अच्छे आंकड़े और संकेत मिल रहे हैं। आज संसद में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में इस बात का खास तौर पर जिक्र किया। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे दो खास विशेषज्ञ मेहमान भी, लेकिन पहले कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं और सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की बात ही देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभों को बराबर महत्व दे रही है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। पीएलआई स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। और कुछ और ऐसी रिपोर्ट आई हैं जो ये संकेत दे रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती पर जा रही है। आर्थिक थिंक टैंक NCAER ने अपनी मासिक समीक्षा में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7% से अधिक और यहां तक कि 7.5% के करीब भी बढ़ सकती है। NCAER ने अपने अनुमान का आधार सामान्य से बेहतर मॉनसून की उम्मीद को बताया है और कहा कि अब तक किसी भी वैश्विक जोखिम के नहीं होने से यह लक्ष्य हासिल करने के संकेत सकारात्मक हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की मासिक आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन और यहां विकास की गतिशीलता से जीडीपी वृद्धि दर लगातार सुधार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही के दौरान आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखी गई। निवेश को लेकर नीतिगत ध्यान, वृद्धि और बृहद आर्थिक स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं आरबीआई ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% जताया है। तो कई अन्य एजेंसियों को भी वृद्धि अनुमान में सुधार कर उसमें भारत की वृद्धि के लिए इजाफा किया है। और विकास की राह में भारत निरंतर बड़ी उपलब्धियां दर्ज कर रहा है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत ने उभरते बाजारों की तालिका में भी शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। अपनी सरल बाजार नीतियों और व्यापार अनुकूल वातावरण से भारत निवेश और व्यापार के लिए पसंदीदा स्थल है। मार्च तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि भी अन्य देशों की तुलना में अधिक रही। इस आधार पर एक दैनिक समाचार पत्र ने अपने इमर्जिंग मार्केट्स ट्रैकर में भारतीय अर्थव्यवस्था को शीर्ष स्थान दिया है। 100 के अधिकतम संभावित स्कोर में से 70 के समग्र स्कोर के साथ भारत ने मई में लगातार छठे महीने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। वास्तव में भारत ने पिछले 15 महीनों में से 13 महीनों में पहला स्थान बरकरार रखा है, जबकि केवल 2 बार पिछले साल अप्रैल और नवंबर में भारत दूसरे स्थान पर रहा था। और इन सब के बीच शेयर बाजार भी बुलंदी पर है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला बृहस्पतिवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में जारी रहा और सेंसेक्स पहली बार 79,000 अंक के स्तर को पार कर गया। वहीं निफ्टी ने भी पहली बार ऐतिहासिक 24,000 के अंक को शिखर को छुआ। इन्फोसिस, रिलायंस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार में यह बढ़त देखी गई। और अब रोजगार पर रिपोर्ट। भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई इकाइयों में साल 2025 तक करीब 1.2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान देश में एमएसएमई इकाइयों में करीब 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। ग्लोबल टेक्नोलॉजी और डिजिटल टैलेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर NLB सर्विसेज की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि ये नए रोजगार
के अवसर शहरी और ग्रामीण दोनों में, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों जगहों पर मिलेंगे। तो हर तरफ से ये आंकड़े आ रहे हैं जो संकेत दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मजबूती है, रफ्तार है, वो लगातार बुलंदी पर पहुंच रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जयंत कृष्ण जी, वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत जयंत जी डीडी न्यूज पर आपका। सबसे पहले आपसे जीडीपी आंकड़ों को लेकर मैं बात की शुरुआत करता हूं। जीडीपी आंकड़ों की बात देखें तो चाहे आरबीआई के आंकड़े हों, चाहे पर दूसरी जो एजेंसियां हैं उनके आंकड़े हों, हम एक चीज लगातार पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि उन आंकड़ों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करके, सुधार करके ही भारत के बारे में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या वजह है जिसकी वजह से भारत लगातार दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था में तो बना हुआ है ही, जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी करके दिए जा रहे हैं तमाम एजेंसियों के द्वारा? जी, मुझे मुझे लगता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो पूरे दुनिया में मेजर इकोनॉमीज जो हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है। जी। अभी आरबीआई के गवर्नर ने भी 8% ग्रोथ का इंडिकेशन दिया है। आपने खुद अभी एनसीएआर रिपोर्ट का जिक्र किया। मुझे लगता है कई चीजें भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी करी हैं। और अभी जो तीसरी बार मोदी सरकार का री इलेक्शन हुआ है, उससे भी एक जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ा है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग जो स्पेशली जो बाहर की कंपनियां एफडीआई लाती हैं इंडिया में, उनको एक चीज रहती है कि हमारे एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी हो, जो जो रूल्स ऑफ द गेम होते हैं बिजनेस करने के, वो मिड कोर्स में कोई चेंज ना कर दे। तो इसीलिए इसीलिए उनको लगता है कि ये जो तीसरी बार ये सरकार आई है, इससे इंडिकेशंस बहुत अच्छे हैं। इससे एफडीआई बढ़ेगा। और कई चीजें अगर आप देखिए पिछले कुछ सालों में जो जिसने एक फाउंडेशन बनाई ये अच्छे प्रोजेक्शंस को, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे आईएमएफ का हो, चाहे एनसीएआर का हो, या भी आरबीआई का, या आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बोला। तो मुझे लगता है कि एक तो जो हमारा फिजिकल प्रूडेंस की जो बात है, जो फिजिकल डेफिसिट होता है, उसको बहुत अच्छी तरह से कंटेन किया गया है पिछले कोविड के बाद के खासतौर से 2 सालों में। बहुत अच्छी तरह से उसको कंटेन किया गया है। और जो हमारी इकोनॉमी का पूरा जो अर्थव्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पुश है, उससे क्या होता है, देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंप्रूव होता ही है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है कंट्री में, बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा आता है। और सबसे बड़ी चीज जो जॉब क्रिएट होती है, भला ज्यादातर जॉब उसमें इनफॉर्मल सेक्टर में हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, लेकिन बहुत सी जॉब्स क्रिएट होती हैं, उस पर काफी पुश रहा है। और पीएलआई की स्कीम जो है इतने 14 की सेक्टर्स में जो लॉन्च की गई है, उससे भी काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप मोबाइल फोन्स में देख लीजिए, सैमसंग का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है वो इंडिया है। एप्पल का दूसरा बड़ा, चाइना के बाद दूसरा बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है वो इंडिया है। तो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। और सरकार ने इवन कोविड के पैंडेमिक के टाइम पे, मुझे लगता है, जो पूरी दुनिया इतना ग्रसित था, भारत भी ग्रसित था, लेकिन उसको एक कंस्ट्रेंट ना समझ के एक अपॉर्चुनिटी की तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उसको रिफॉर्म्स, एमएसएमई क्षेत्र के रिफॉर्म्स, लेंडिंग के रिफॉर्म्स, ऐसे बहुत से रिफॉर्म्स साथ लाई, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा हुआ। इवन मुझे तो लगता है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो रिफॉर्म्स थे वो ही बहुत अच्छे थे। किसी पॉलिटिकल वजहों से उनको रिपील करना पड़ा, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत सार्थक दिशा थे। तो ये सब चीजें हो रही हैं। हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफा हुआ है। हमारा इतनी कम रैंक हुआ करती थी, जो लास्ट फॉर्मलाइज रैंकिंग थी वो 63 थी। इसमें मुझे लगता है और भी आगे बढ़ने की जरूरत है। और काफी जो हमारे कंप्लायंसेस का जो बर्डन था बिजनेस में, उनको उसको काफी डीक्रिमिनलाइज किया गया है। उसको बहुत सी जो अननेसेसरी पुराने जमाने से और बहुत अरसे से चली आ रही थी कंप्लायंसेस, उसमें रिडक्शन किया गया है ताकि बिजनेस पे उसका ओवरहेड कम पड़े। तो ये सब अपने आप में बहुत अच्छी चीजें हैं। और ये बजट जो आने वाला है, मुझे लगता है कुछ ही हफ्तों में उसमें और भी क्लैरिटी आएगी कि भारत का जो मोदी 3.0 गवर्नमेंट है, उसमें किस तरह से इकोनॉमी को और आगे लेके लेके जाना है। और पीएलआई को भी कुछ और सेक्टर्स में बढ़ाने की बात हो रही है। और हर हर चीज में अभी आपने देखा किस तरह से स्टॉक मार्केट भी बड़ा अच्छा रिएक्ट किया है। ऑल टाइम रिकॉर्ड
सेंसेक्स ने 79,000 पॉइंट्स का और निफ्टी ने ये 24,000 आपके का पास लौटता क्रॉस हूं। किया। मैं हमारे साथ यहां पर शुभमोय भट्टाचार्य जी भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत शुभमोय जी इस चर्चा में आपका भी। जयंत जी आपके पास भी अभी लौटता हूं। शुभमोय जी, जो बात अभी चर्चा हम कर रहे थे कि ये जो बुलंदी देखी जा रही है लगातार, खासतौर पर जीडीपी के आंकड़ों में, अगर इसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि पीछे की तरफ लेकर के आए कि बुलंदी की मुख्य वजह मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर भी है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में जो ये बूम है, सरकार की नीतियों में जो पीएलआई स्कीम जैसी चीज़ें हैं, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, तो इन सब का जो असर है वो अब दिख रहा है बिल्कुल। तभी ये जीडीपी के आंकड़े लगातार सुधरते जा रहे हैं। और अगर इसमें एग्रीकल्चर ने और अनुकूल रहा, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़िया रहा, तो ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल। और साथ में आप देखेंगे कि भारत में अभी कि एक ही सेक्टर के ऊपर हम निर्भर नहीं हैं। जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर की ही बुलंदी पर हम डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि ये जो रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में मूलभूत सुधार हुआ है, और उस मूलभूत सुधार के वजह से उन सेक्टर्स के में एक बहुआयामी डेवलपमेंट का एक बंदोबस्त हुआ है। ये चीज़ खासकर इसीलिए समझ में आता है जब हम एक नज़र दौड़ाते हैं हमारे जो चीज़ को हम देखते नहीं स्टॉक मार्केट पे। आप देखेंगे पिछले कई महीनों से स्टॉक मार्केट में नए नए कंपनियां आईपीओ लेकर आ रहे हैं, और कई डिफरेंट सेक्टर्स से। अभी रिसेंटली हुंडई इंडिया ने भारत का सबसे सेकंड लार्जेस्ट आईपीओ का लाने का घोषणा किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे ये पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी रिफॉर्म्स हुए हैं जी, उन पर ये विदेशी कंपनी और देशी कंपनी भी अपने कॉन्फिडेंस इजहार कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल आप देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो प्रोडक्शन लेवल्स है, जो पीएमआई का हम लोग जब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की जो फिगर्स देखते हैं तो उस पर हम 60.6 लास्ट महीने का था। और ये इससे हम क्या पता चल रहा है कि जो कंटिन्यूस ऑर्डर बुक्स हैं, यानी कि यही नहीं कि अभी का प्रोडक्शन क्या है, बट इसके बाद में भी आगे भी चल के प्रोडक्शन का क्या रूपरेखा होने वाला है, उसका छवि हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो ये हमें एक बहुत बड़ा आइडिया देता है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था का जाल विस्तृत हो रहा है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। कुछ और पहलू हैं, चाहे शेयर बाजार की बुलंदी आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया, और रोजगार को लेकर के जो अच्छी तस्वीर बन रही है उस पर भी चर्चा करूंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटकर इस चर्चा को जारी रखेंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं, खास चर्चा भारतीय अर्थव्यवस्था में जो चौतरफा मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं इस समय सीधे रुख करता हूं जयंत जी का। जयंत जी, शेयर बाजार जिसका जिक्र शुभमोय जी ने भी किया, शेयर बाजार में जो मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब से मोदी 3.0 जो नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद से शेयर बाजार भी एक संकेत दे रहा है। अगर इसे आम लोगों की भाषा में समझें तो शेयर बाजार की बुलंदी किन किन बातों का संकेत दे रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जब जिस दिन 4 जून को रिजल्ट्स आने शुरू हुए थे, उस समय कुछ रुझान ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी और एनडीए के नंबर्स अच्छे नहीं हैं। वो से शेयर बाजार काफी गिरा था। उसके बाद जैसे ही
ये लगा कि अब ये एनडीए मिडवे मार्क को क्रॉस कर जाएगी, तब से वो उसमें फिर एक काफी इजाफा हुआ है। हालांकि शेयर मार्केट्स के टू बी फेयर टू देम, वो दे हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हर चीज वो काफी सेंटिमेंट्स पे बेस्ड होता है, काफी उसका कोई आर्थिक धरातल उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये तीसरी बार वही गवर्नमेंट आई तो कोई अनसर्टेनिटी मैं लौटता हूं आपके पास, और खास तौर पर लौट करके आपसे रोजगार के जो नए अवसर एमएसएमई में आ रहे हैं उसको लेकर डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले शेयर बाजार पर शोभ मोहिदा, ये बताइए कि जो शेयर बाजार के ये इंडिकेशंस हैं, हम देख रहे हैं कि पहली बार 79,000 बीएसई पार कर गया, जो एनएसई है वो उसने 24,000 को छू लिया। ये क्या इस जो जिसे कहते हैं परकुलेट करना, शेयर बाजार की बुलंदी आम लोगों के लिए भी अर्थव्यवस्था में किसी जगह पर जाके परकुलेट करती है क्या? आम लोगों के लिए खासकर शेयर बाजार बहुत मायने रखता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 1-2 साल ही नहीं, उससे पहले से ही आप नोटिस करेंगे एक बहुत बड़ी बदलाव आया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद शेयर बाजार में आए हैं। छोटे छोटे कैश बिजनेस ही नहीं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में भी इतना फैल गए हैं कि सेबी ने भी उस पर कभी चिंता और तो कभी उत्साह भी दोनों व्यक्त किए हैं। मतलब ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम एक एग्जाम्पल दें, पहले हमारे पास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट का 100 रुपये में 24 से 25 रुपए का एक्सपेक्टेशन नहीं, एफआईआई का इन्वेस्टमेंट रहता था जी, वो उतर के 16% पे आ गया है। और ये वाला गैप किसने इस गैप को किसने पकड़ लिया है? रिटेल इन्वेस्टर्स। यानी कि हम कॉमन मैन या कॉमन वुमेन जिसकी भी बात करें तो इन्होंने शेयर बाजार में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिए हैं। यानी कि अब आप ये कह रहे हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास भी है वो शेयर बाजार में अपने पैसे लगा रहा है और वहां से लाभ उठा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सालों तक ये आइडिया चलता था कि इन्वेस्टमेंट अगर करना है फाइनेंशियल सेक्टर में ना करके रियल एस्टेट में, गोल्ड में करे। आप लेकिन ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि वो इन्वेस्टमेंट्स अभी शेयर बाजार की तरफ आ रहे हैं, और ये जरूरी भी है। खासकर हम जिसको देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू से जी लोग काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी था और इससे लोगों के इनकम को बुलंदी मिलती है। बिल्कुल, मैं लौट करके, और खास तौर पर जो रोजगार वाला पहलू है, क्योंकि एमएसएमई डे भी है, इंटरनेशनल एमएसएमई डे, उस पर आप दोनों से बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटकर फिर उस पहलू पर चर्चा करते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जर्नी और जीरा सिप। स्वागत है। ब्रेक के बाद इस खास चर्चा में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बुलंदी पर। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शोभ मोहिदा हैं और साथ में जयंत कृष्णा जी भी हैं। शोभ मोहिदा सर, जो रोजगार वाली बात, जिस तरह से कि MSME डे पर खुशखबरी आई भारत के लिए, तमाम ये डेटा कह रहे हैं कि MSME में खास तौर पर जो है रोजगार के बम्पर अवसर आ रहे हैं। ये शहरी क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विसेज में भी। ये किस तरह की तस्वीर दे रहे हैं, किस तरह का पिक्चर दे रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सवाल उठाया है। MSME सेक्टर में जितनी स्ट्रेंथ आएगी उतना ही एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि MSME सेक्टर के साथ एम्प्लॉयमेंट इतना एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है।
अभी जो डेटा आ रहे हैं हमारे पास, वो जिसका आपने जिक्र किया, उससे दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और ये खासकर ज़रूरी है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर से, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ रिलेटेड जो सेक्टर्स है, उससे लोगों का शिफ्ट पहले जब आएंगे तो उसमें हमें अगर इन ज़्यादा बेहतर फॉर्मलाइजेशन के अगर हम रास्ता तैयार करें तो वो एमएसएमई सेक्टर से जा रहा है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी रिसेंट डेटा जो है, उस डेटा ये बताते हैं कि फॉर्मलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में तेज़ पकड़ लिया है। और ये जो तेज़ी पकड़ लिया है, ये बेसिकली एमएसएमई सेक्टर का थ्रू का दबदबा ही है। साथ में अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि एमएसएमई सेक्टर में जीएसटी के आने की वजह से बहुत सारा अगेन सुधार हुआ है। वो सुधार क्या कि वो टैक्स वगैरह के सेक्टर में आने की वजह से उनकी जो लिक्विडिटी है उसमें बदलाव आया है। ये एक, मैं मानता हूँ, एक बहुत बड़ा बेसिक इम्प्रूवमेंट है जो हमें आने वाले दिनों में हमें जिसकी फायदा मिलेगी। और खासकर अभी बजट आने वाला है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसमें भी बहुत कुछ चीज़ दिखाई देगी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमोय जी जुड़ने के लिए यहाँ पर और चर्चा करने के लिए। अब मैं रोजगार वाली जो बात है इसको लेकर जयंत जी के पास चलता हूँ। जयंत जी, रोजगार को लेकर के जो तस्वीर आ रही है, इसमें हर तरह के रोजगार को लेकर ऐसा लग रहा है कि देश के युवाओं के लिए अच्छे अवसर आ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रोजगार को लेकर इस तरह की खबरें आ रही हैं? देखिए, इकोनॉमी जब इम्प्रूव होती है, जीडीपी शूट अप करता है, तो ऑब्वियसली रोजगार का क्रिएशन होता है। लेकिन हमें ये समझ लेना जरूरी है कि हमारे कंट्री में अभी भी मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में है। वो और धीरे धीरे उसमें चेंजेस हो रहे हैं। हमारे जो जीएसटी के बाद से जो मोटिवेशंस थे बिजनेस के इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने के, वो धीरे धीरे खत्म तो नहीं हो गए लेकिन काफी कम हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की जॉब्स होती हैं वो इतनी एस्पिरेशनल जॉब्स नहीं होती हैं, तो उसमें काफी हो रहा है। और हमारा सर्विसेज सेक्टर में बराबर इंप्रूवमेंट हो रहा है। लोग जो भी बोले आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री के बारे में, या बीएफएसआई सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के बारे में, इनमें बराबर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हो रही हैं। कई लोगों ने कहा था ऑटोमेशन से ये जॉब बहुत कम हो जाएंगी, तो इसमें थोड़ा सा आईटी में फर्क पड़ा है लेकिन इतना अप्रिशिएबल फर्क अभी नहीं पड़ा है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है पीएलआई से जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं उसमें जॉब्स क्रिएट हुई हैं, उतनी तो नहीं हुई क्योंकि उन सेक्टर्स में ऑटोमेशन बहुत ज्यादा था। तो मुझे लगता है इस भारत सरकार को या थ्रू बजट या किसी और मैकेनिज्म के थ्रू जो पीएलआई स्कीम है, कुछ ऐसे सेक्टर्स में जहां पे अभी टेक्नोलॉजी का ऑनस्लॉट उतना ज्यादा नहीं हुआ है, खासतौर से जो एपरल, जो टेक्सटाइल, जो क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग का है बिजनेस, और लेदर का, ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है मैन्युफैक्चरिंग में। मुझे लगता है कि इस पीएलआई को यहां भी एक्सटेंड करना चाहिए ताकि उन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जहां पे जॉब क्रिएशन ज्यादा हो रहा है, जैसे अगर आप एप्पल और सैमसंग की फैक्ट्री ले लीजिए तो उसमें ऑटोमेशन इतना ज्यादा है कि जॉब क्रिएशन ऑब्वियसली होता है लेकिन उस एक्सटेंट में नहीं होता जितना कि बाकी सेक्टर्स में होता है। तो मुझे लगता है ऐसा होगा। और सर्विसेज में तो हमारी इकोनॉमी हमेशा ही से बहुत स्ट्रांग रही है और आगे इंप्रूवमेंट होगा जैसे जैसे इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये लग रहा है कि बिल्कुल आपने जो बात कही है, सरकार भी निश्चित तौर पर उसका पीएलआई का दायरा आपने बढ़ाने की बात कही, ज़रूर मुझे लगता है पीएलआई का दायरा और आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जो ये आंकड़े हैं, इस आंकड़े में शायद हमें आगे चल करके और सुधार देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत कृष्णा जी जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज हमने ख़ास तौर पर बात की कि जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में तमाम मोर्चों पर जो अच्छी खबरें आ रही हैं वो लगातार एक दिशा की खबरें हैं और वो सकारात्मक हैं, अच्छी खबरें हैं। जीडीपी हो, सेंसेक्स हो, रोजगार हो, हर मोर्चे पर अच्छी खबर है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।